बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे यादगार गालिब का तनकीदी जायज़ा। यादगार गालिब का तनकीदी जायज़ा के हवाले से तनकीदी जायज़ा लेना यानी किसी चीज़ को देखना परखना कि ये कैसी चीज़ है। तनकीद माने ही होता है किसी चीज़ को छान पटक कर अलग करना, साफ सुथरा करना, ये देखा जाएगा। तनकीद माने होता है किसी चीज़ पर तनकीद करना कि इसमें क्या कमी है और क्या अच्छाई है। हाली को नज़म व नसर दोनों ही असनाफ पर यकसा तौर पर कुदरत हासिल थी। उन्होंने मुदज्जर इस्लाम, मुनजात बेवा, बरखारुत और मरसिया गालिब जैसी बेहतरीन नज़में लिखी हैं। दूसरी तरफ हयात सादी, हयात जावेद, यादगार गालिब और मुकदमा शेर शायरी जैसी शाहकार नसरी तसानीफ भी छोड़े हैं। यादगार गालिब उन्होंने 1897 ईस्वी में लिखी, यानी 1897 में लिखी। और हयात सादी उन्होंने 1886 ईस्वी में लिखी, यानी 1886 में। और हयात जावेद उन्होंने 1901 ईस्वी में लिखी। और इन तीनों तसानीफ को एक ऐसा बुलंद मुकाम मिला कि गुज़श्ता 3 चौथाई सदी में इस मेयार में कोई इजाफा नहीं हो सका। ये तीनों इनकी जो किताब है वो सवाने उम्री की किताब है। तो आइए आप पढ़ते हैं यादगार गालिब का तनकीदी जायज़ा। हाल जदीद अदब के मुअम्मार हैं। उर्दू अदब में सेहतमंद अनासिर दाखिल करने और शेर व अदब का रिश्ता ज़िंदगी से जोड़ने में इनका हाथ सबसे ज़्यादा रहा है। हाल क्या है, जदीद अदब के मुअम्मार हैं। मुअम्मार यानी बुनियाद डालने वाले, खड़ा करने वाले, उसकी नींव रखने वाले। तो वो क्या है, हाल जदीद अदब के मुअम्मार हैं। उर्दू अदब में सेहतमंद अनासिर यानी शय, चीज़ दाखिल करने और शेर व अदब का रिश्ता ज़िंदगी से जोड़ने में इनका सबसे ज़्यादा हाथ रहा है। और इन्होंने क्या है, शेर व अदब को ज़िंदगी से जोड़ा है। और इसमें क्या है, सेहतमंद अनासिर डाले हैं, सेहतमंद बातें डाली हैं, सेहतमंद चीज़ें डाली हैं उर्दू अदब में। हाल से पहले मीर अमन और गालिब और सर सैयद सादा व शगुफ्ता नसर का नमूना पेश कर चुके थे। हाल से पहले मीर अमन और गालिब, जैसे आप गालिब के खतूत ले लीजिए, कितने खूबसूरती से लिखा हुआ, हंसी मजाक की बातें हैं उसमें। और सर सैयद ने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इन लोगों ने क्या है, सादा शगुफ्ता नसर का नमूना पेश कर चुके थे। लेकिन मीर अमन और गालिब की नसर उर्दू दास्तानों और निजी खतूत तक महदूद थी। मीर अमन और क्या गालिब की जो नसर है उर्दू दास्तानों और निजी खतूत तक महदूद थी, रुकी हुई थी। बाज़ खतूत यकीनन इंशा परदाजी और बयानिया अदब की खूबियों से माला माल हैं। कुछ जो इनके खतूत हैं इंशा परदाजी यानी मजमून निगारी और बयानिया अदब की खूबियों से माला माल हैं। लेकिन उर्दू नसर को बाकायदा इल्मी मौज़ूआत का वसीला इजहार सर सैयद ने बनाया। लेकिन उर्दू नसर को बाकायदा इल्मी मौज़ूआत का वसीला, उर्दू नसर को कहा बाकायदा जो इल्मी मौज़ूआत, जो इल्म के मौजू थे, इल्म के हर मौजू को क्या है, इसका उर्दू अदब का वसीला बनाया गया। और इसको बनाने में सर सैयद का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सर सैयद की मसलहाना सरगर्मियों ने इन्हें इतनी फुर्सत नहीं दी कि वो बाकायदा इस तरफ तवज्जो देते। इस काम को इनके रफ़्क़ा ने आगे बढ़ाया, जिनमें अव्वलियत हाली को हासिल है। लेकिन सर सैयद को इतने काम थे, ज़िंदगी में उन्होंने इतना काम किया, इतनी लंबी ज़िंदगी जी है उन्होंने, और इतना काम किया कि उनको बहुत कम फुर्सत मिला, इस वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने इस इन सब बातों पर तवज्जो नहीं दिया। और इस काम को उनके रफ़्क़ा यानी उनके रफ़ीक, उनके दोस्तों ने आगे बढ़ाया, जिनमें अव्वलियत सबसे अव्वल मुकाम किसको, हाली को हासिल है। जिनमें सबसे अव्वल मुकाम हाली को हासिल है। हाली सेहतमंद तनकीदी शऊर के मालिक थे। मुकदमा शेर व शायरी लिख कर उन्होंने जदीद तनकीद के लिए राह हमवार की। हाली क्या सेहतमंद तनकीदी शऊर के मालिक थे, यानी वो जो तनकीद कर रहे थे वो भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। उनको जो फ़िक्र अंदाज था वो बहुत अलग था। हर चीज़ पर वो गौर फिक्र करते थे और फिर उस पर लिखते थे। मुकदमा शेर व शायरी लिखकर उन्होंने जदीद तनकीद के लिए राह हमवार की, यानी रास्ता साफ किया। कदीम अदबी रवायात की मनफी कदरों से इनहराफ करते हुए
शेर अदब को ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया और अल्फाज की मीनाकारी की जगह मकसदियत पर जोर दिया। कदीम अदबी रवायात का क्या है मुनफी कदरों से इनहराफ करते हुए इसे क्या है इसका एतराज़ किया ना उन्होंने, इसको अलग किया और शेर व अदब को ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया, यानी शेर व अदब से ज़िंदगी का काम लिया, ज़िंदगी का उससे तर्जुमा किया और अल्फाज की मीनाकारी की जगह, यानी अल्फाज की जो हम सजाते हैं, जिस तरह हम जेवर में मीनाकारी करके जेवर को सजाते हैं, उसी तरह अल्फाज को सजाने की जगह मकसदियत पर जोर दिया कि हमारा लिखने का मकसद क्या है और हम किस मकसद के तहत लिख रहे हैं। हाल ही की इन्हीं इनकलाब आफरी कोशिशों की वजह से इन्हें उर्दू तनकीद का बानी और मुकदमा शेर व शायरी को पहली तनकीदी दस्तावेज करार दिया गया है। और हाल ही के जो है इन्हीं इनकलाब की वजह से, इनकी कोशिश की वजह से इन्हें उर्दू तनकीद का बानी कहा गया और मुकदमा शेर व शायरी को क्या है पहली तनकीदी किताब या पहली तनकीदी दस्तावेज करार दिया गया है। सवाना निगारी में भी अव्वलियत हाल ही की सर है और सवाना निगारी की जो शुरुआत की है वो हाल ही ने ही की है और इसकी अव्वलियत का जो ताज है वो हाल ही के सर ही है। हाल ही से पहले सवाना निगारी तस्किरा निगारी या सीरत निगारी तक महदूद थी। जेर बहस शख्सियत को फरिश्ता करार देकर सिर्फ इसके रोशन पहलुओं को उजागर किया जाता था या उसे शैतान का दर्जा देकर किरदार कशी और तनकीस की इंतहा पसंदाना रवैया अपनाया जाता था। पहले क्या होता था कि तस्किरा निगारी या सीरत निगारी में जो जेर बहस शख्सियत थी जिनके बारे में हम लिख रहे थे, या तो उसको फरिश्ता करार दे दिया गया या उसे बिल्कुल शैतान का दर्जा देकर उसकी किरदार कशी की जाती थी और तनकीस का इंतहा पसंदाना रवैया अपनाया जाता था। तनकीस यानी इस पर तनकीस यानी उस पर नुक्स निकालना, उस पर एतराज़ करना, तो सिर्फ यही किया जाता था। हाल ही ने हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद लिखकर सवाना निगारी का अमली नमूना पेश किया। क्योंकि जब हम किसी की सवाना निगारी लिखते हैं तो उसकी खामी और खूबी दोनों को लिखते हैं, ना कि सिर्फ खामी लिख दिया या सिर्फ खूबी लिख दिया, ऐसा नहीं होता। तो हाल ही ने क्या किया, हयात जावेद लिखकर, यादगार गालिब लिखकर, हयात सादी लिखकर सवाना निगारी का अमली नमूना पेश किया कि सवाना निगारी कैसे लिखना चाहिए। ये सही है कि फ़नी मेयार पर ये किताबें पूरी नहीं उतरती, फिर भी इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाल ही ने सबसे पहले सवाना निगारी को एक मखसूस फ़न के तौर पर अपनाया और सवाना निगारी में जदीद और वाज़ा नकूश उभारे। और हाल ही ने ही सबसे पहले सवाना निगारी को एक मखसूस फ़न के तौर पर अपनाया और सवाना निगारी में जदीद और वाज़ा नकूश उभारे कि हमें क्या इसमें कमी है और क्या अच्छाई है, इसको उभारा उन्होंने। यही वजह है कि फ़नी खामियों के बावजूद ये किताबें आज भी कदर की निगाह से देखी जाती हैं। बिलखुसूस यादगार गालिब गालिब शनासी के सिलसिले में अव्वलीन बुनियादी किताब समझी जाती है। गालिबियात पर सैकड़ों तनकीदी किताबों के अहाता तहरीर में आ जाने के बावजूद इसकी मानवियत और अहमियत आज भी अपनी जगह मुसल्लम है। यादगार गालिब क्या है अपने वक्त की अव्वलीन बुनियादी किताब समझी जाती है और गालिबियात पर सैकड़ों तनकीदी किताब लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद यादगार गालिब की जो एक अपनी अहमियत है वो आज भी अपनी जगह मुसल्लम है, बाकी है। यादगार गालिब का तनकीदी जायज़ा लेने और सवानाही अदब में इसका मुकाम मुतय्यन करने से पहले सवाना निगारी के बुनियादी उसूलों को सामने रखना ज़रूरी है। जब हम यादगार गालिब का तनकीदी जायज़ा लेंगे और सवानाही अदब में इसका मुकाम मुतय्यन करेंगे, तय करेंगे कि इसका सवानाही अदब में इसका मुकाम क्या है, तो सवाना निगारी के बुनियादी उसूलों को सामने रखना ज़रूरी है। सवाना निगारी महज इंसान की पैदाइश, ख़ानदान, तालीमी मशागल, ज़िंदगी और वफ़ात का बयान ही नहीं, बल्कि किसी फ़र्द के ज़ाहिर व बातिन, आदातों व अतवार, अखलाक व माशरत, नफ्सियाती कैफियत और ज़िंदगी के नशीब व फराज की दास्तान बन गई। इसमें सतही वाक़यात और ज़ाहिरी हालात से ज़्यादा बातिनी कैफियत, नफ्सियाती हालत, जहनी इर्तका, रिझानात और खूबियों और कमज़ोरियों को इस तरह बयान किया जाता है कि ज़ेर बहस शख्सियत के
खदो खाल और किरदार के असासी पहलू उभर कर सामने आ जाते हैं। जब हम किसी की सवानाही लिखते हैं तो उसमें सिर्फ पैदाइश और ख़ानदान और उसके तालीमी मशगाल, ज़िंदगी वफ़ात का बयान नहीं लिखते हैं, बल्कि इसमें फ़र्द के जो शख्सियत के बारे में हम लिख रहे हैं उसके ज़ाहिरी आदत क्या है, उसकी बातिन आदत क्या है, इसके अखलाक कैसे हैं, इसकी नफ्सियाती कैफियत कैसी है, इसकी जो ज़िंदगी में नशीब व फराज गुजरे हैं यानी उतार चढ़ाव जो गुजरे हैं, इन सब बातों को लिखना है। इसकी इसकी क्या है, एक दास्तान बन जाती है, एक कहानी बन जाती है जिसके बारे में हम लिखते हैं। इसमें सतही वाक़ और ज़ाहिरी हालात से ज़्यादा बातिनी कैफियत, नफ्सियाती हालात, जहनी इर्तका, रुझानात, खूबियों और कमज़ोरियों का बयान किया जाता है। इसमें क्या है कि ज़ाहिरी हालत से क्या है, ज़्यादा बातिनी कैफियत यानी उसके अंदर के आदत कैसे हैं, वो कैसा सोचता है, उसकी नफ्सियाती हालत कैसी है, उसके जो जहनी इर्तका है वो कहाँ से सोचता है, कैसे सोचता है, उसकी खूबी क्या है, उसकी कमज़ोरी क्या है, सब कुछ इसमें बयान किया जाता है। ज़ेर बहस शख्सियत के खदोखाल और किरदार के असासी पहलू उभर कर सामने आ जाते हैं। अब जब हम इसके बारे में इस तरह लिखते हैं तो जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, ज़ेर बहस शख्सियत जिस शख्स के सवानाही लिखी जा रही है, तो ऐसा हम लिखें कि उसके किरदार, उसके खदोखाल सब कुछ उभर कर सामने आ जाए, ऐसा मालूम हो कि वो इंसान हमारे सामने खड़ा है। ये महज वाक़यात की खतौनी और हालात ज़िंदगी के रिकॉर्ड ही में नहीं, बल्कि हीरो की ज़हनी कैफियत तक पहुंचकर इसे टटोलने और और इसकी शख्सियत के उतार चढ़ाव को अपनी गिरफ्त में लेने का नाम है। अब ये महज क्या है, वाक़यात की खतौनी, जैसे हम खाता नहीं लिखते हैं तो खाते में सब कुछ लिखते हैं, तो ये किसी इंसान की खतौनी खाता नहीं लिखा जा रहा है या उसकी हालत ज़िंदगी के रिकॉर्ड नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि हीरो की जहनी कैफियत, जिस शख्स के बारे में हम सवाना लिख रहे हैं उसकी जहनी कैफियत तक पहुँच कर उसे टटोलने और उसकी शख्सियत को उतार चढ़ाव को अपनी गिरफ्त में लेने का काम है कि वो कैसा सोचता है, उसकी ज़िंदगी में कैसे नशीब व फराज आए हैं, उसने उसके साथ कैसा बर्ताव किया है, वो गुस्से में सबके साथ कैसा बर्ताव करता है, खुशी में सबके साथ कैसा बर्ताव करता है। इन सब बातों को अपनी गिरफ्त में लेने का नाम ही क्या है, सवानाही है। ये ना तो तारीखी है, ये ना तो तारीख है, ना तो अफसाना, बल्कि तारीख की बेवक़्त सच्चाई और अफसाने की गैर हकीकी ज़िंदगी दोनों के दरमियान की चीज़ है। इस तरह अब सवाना निगारी किसी फ़र्द वाहिद की शख्सियत को इस तरह मंजर आम पर लाने का नाम है कि इसकी फितरत का कोई पहलू पोशीदा ना रहे। अब इस तरह सवाना निगारी क्या है, किसी फ़र्द वाहिद की यानी किसी एक आदमी की शख्सियत को मंजर आम पर लाना और इसकी फितरत का कोई पहलू पोशीदा ना रहे, छुपा ना रहे, उसे फरिश्ता बनाकर पेश करने के बजाय अनासिर कसाफत व लताफत का मजमूआ समझकर इसकी ज़िंदगी के रोशन और तारीख दोनों पहलुओं पर रोशनी डालनी चाहिए। उसकी ज़िंदगी में जो नशीब फराज गुजरे हैं, ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आया है, खुशी गम जो आया है, उन सब पर क्या है, उसकी ज़िंदगी के रोशन और तारीख दोनों पहलुओं पर रोशनी डालनी है। अहम वाक़यात के साथ इन तमाम वाक़यात का जिक्र किया जाना चाहिए जिससे शख्सियत की तामीर और मुकम्मल तस्वीर बनाने में मदद मिले। हीरो की ज़िंदगी के साथ साथ इसके अहद की इस तमद्दुनी ज़िंदगी का भी जिक्र होना चाहिए जो फ़र्द की सीरत और जहनी इर्तका के समझने में मददगार साबित हो। लेकिन यहाँ भी वही बातें बयान की जानी चाहिए जो हीरो की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हों। फिर ये सारी बातें इतने दिल आवेज़ी और फ़नकाराना अंदाज में पेश की जानी चाहिए कि कारी की दिलचस्पी आखिरी वक्त तक कायम रहे। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि हमारे व्यूज़ और रीच से हमारी हौसला अफजाई होती, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो अभी कर दें। सवाना निगारी के मस्कूरा बाला मेयार पर अगर यादगार गालिब को परखा जाए तो इसमें यकीनी तौर पर कुछ खामियां नज़र आएंगी। हाली गालिब के हमअसर और उनके शागिर्द थे। हाली क्या थे, गालिब के हमअसर थे, यानी उन्हीं के दौर में उनके साथ रह रहे थे और उनके शागिर्द भी थे। गालिब से इनके करीबी ताल्लुकात थे। इन्हें इस बात का मौका हासिल थे कि वो गालिब की ज़िंदगी के नशीब व फराज और इनकी ज़िंदगी के
ان تمام واقعات کو منظر عام پر لاتے جن سے ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں پر روشنی پڑتی، لیکن انہوں نے غالب کی ادبی اور شاعرانہ شخصیت پر زور دیا اور حالت زندگی کو غیر اہم سمجھ کر زیادہ اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے کیا ادبی شخصیت پر زور دیا، ادبی شخصیت کو لکھا اور حالت زندگی کو غیر اہم سمجھ کر اس پر زیادہ اہمیت نہیں دی، اس پر زیادہ کچھ نہیں لکھا۔ ان کا نفسیاتی تجزیہ کر کے ان کے اندرون میں جھانکنے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ اس طرح انہوں نے غالب کی زندگی کے تاریک پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بجائے بیجا تعویلات کی مدد سے ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ غالب ایک زوال پذیر معاشرے کے فرد تھے۔ کیا ہے، اس وقت جب غالب کا زمانہ تھا تو زوال پذیر معاشرہ تھا، معاشرے کی حالت بہت گری ہوئی تھی کیونکہ انگریزوں کا زمانہ تھا اور انگریزوں نے ہندوستانی پر اتنے ظلم ڈھائے تھے کہ ہندوستانی بالکل چور ہو گئے تھے، پسمردہ ہو گئے تھے، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ تو غالب ایک زوال پذیر معاشرے کے فرد ہیں، ان میں وہ تمام خرابیاں موجود تھیں جو عموماً ایسے معاشرے کے افراد کے ساتھ مخصوص ہوا کرتی ہیں۔ ان کی مینوشی اور قمار بازی اس معاشرے کی دین ہے، ان کی مینوشی اور قمار بازی اس معاشرے کی دین تھی۔ وہ جو مینوشی کرتے تھے یعنی شراب پیتے تھے اور قمار بازی یعنی جو پتے کھیلتے تھے، وہ اس معاشرے کے دین تھی، یعنی اس وقت اس کے حالات ہی، اس معاشرے کے حالت ہی ایسی تھی۔ اسی قمار بازی کے جرم میں انہیں جیل جانا پڑا۔ حال ہی نے اسے چوسر یا شطرنج کے کھیل میں معمولی بازی اور اس سزا کو کوتوال کی دشمنی کا نتیجہ بتایا۔ حالانکہ یہ بات مختلف ذرائع سے ثابت ہو چکی ہے کہ غالب قمار باز ہی میں نہیں تھے بلکہ ان کا گھر قمار بازی کا اڈا تھا۔ اس طرح ملا عبدالصمد کی شخصیت بھی مشکوک ہے، یعنی شک کے دائرے میں ہے کہ غالب نے سچ مچ اس ایرانی عالم سے فارسی زبان سیکھی تھی یا اپنے مخالفوں کو مرعوب کرنے کے لیے عبدالصمد نامی کسی فرضی شخص کا سہارا لیا تھا۔ اب جو ان کے استاد ہے ملا عبدالصمد، ان کی شخصیت کو بھی مشکوک سمجھا جاتا ہے، یعنی شک کے دائرے میں ہے کہ سچ مچ ایک ایرانی عالم فارسی سے انہوں نے زبان سیکھی تھی یا اپنے مخالفوں کو جو ان کے خلاف تھے ان کو مرعوب کرنے کے لیے عبدالصمد نامی کسی فرضی شخص کا سہارا لیا تھا۔ غالب کے خطوط اور متضاد بیانات نے اس مسئلے کو کافی الجھا دیا ہے۔ یادگار غالب سے اس کا کوئی تشفی بخش جواب نہیں ملتا۔ یادگار غالب سے پتہ چلتا ہے کہ غالب نے 1850 عیسوی سے اردو میں خط لکھنا شروع کیا، حالانکہ اس سے بیشتر کے خطوط سامنے آ چکے ہیں۔ منشی نبی بخش کے ایک خط 1848 عیسوی یعنی 1848 کی تاریخ موجود ہے۔ اس طرح پینشن کا قصہ، زمانے کی قدر و ناقدری کا معاملہ اور نواب کلب علی خاں سے خط و کتابت اور ان کے ہاتھوں غالب کی بے عزتی جیسے واقعات پر حالی کی خاموشی یا حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش فن سوانح نگاری کے اصولوں کے منافی ہے، یعنی اس کے خلاف ہے۔ حالی نے یادگار غالب میں غالب کے ملفوظات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، ملفوظات یعنی ملفوظ کی جمع یعنی منہ سے بولی ہوئی بات، یعنی منہ سے بولے ہوئے الفاظ۔ اگر کوئی شخص غالب کے تمام ملفوظات جمع کرتا تو ایک ضخیم کتاب لطائف و ظرافت کی تیار ہو جاتی، یعنی ان کے جو ملفوظات ہیں یعنی ان کے جو بولے ہوئے لفظ ہیں اگر ان کو کوئی جمع کرتا تو ایک ضخیم کتاب یعنی ایک موٹی کتاب جمع ہو جاتی ان کی لطائف و ظرافت کی۔ لیکن انہوں نے ان ملفوظات کا کوئی انتخاب نہیں پیش کیا، بزید برآں، بلکہ اس کے خلاف حالی نے غالب کی زندگی کا نفسیاتی تجزیہ کر کے ان کے ذہنی ارتقاء کو مخصوص ترتیب اور تنظیم کے ساتھ پیش نہیں کیا، جس سے غالب کی زندگی کے اہم پہلو سامنے نہیں آ سکے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، حالی نے واقعات کو تاریخی تسلسل کے اعتبار سے مرتب نہیں کیا، جس سے یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ شخصیت کی تدریجی تعمیر کے مختلف ادوار آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں اور اس دور کی علمی و ادبی صحبتیں بھی نہیں دکھائی گئی ہیں۔ یہ خامیاں دراصل حالی کی مقصدیت اور خطائے بزرگان گرفتن خطا است کی قائل مشرقی شرافت کی وجہ سے راہ پا گئی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقیوم مصنف حالی کی اردو نثر نگاری
نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، ان کا سوانح نگار اگر ذہنی پابندی میں گرفتار نہ ہوتا اور ساتھ ہی خردی اور بزرگی کے امتیازات، اخلاقی اور غیر اخلاقی مناسب اور غیر مناسب بندشوں میں جکڑا نہ ہوتا، تو ہمارے سامنے مرزا کی ایسی اچھی تصویر پیش کرتا جو ہر لحاظ سے بے مثال ہوتی، کیونکہ حال ہی کو واقعات سمیٹ کر نتیجہ نکالنے کا سلیقہ اور پھر انہیں اعتدال و خلوص کے ساتھ پیش کرنے کا جو ملکہ ہے، اس کی نظیر اردو ادب میں مشکل سے ملے گی۔ حالی سوانح نگاری کو اپنی اصلاحی پروگراموں کا اعلی کار بنانا چاہتے ہیں، بزرگوں کی زندگی کے واقعات پیش کر کے نیکی کے کرنے اور بدی سے بچنے کی دل میں تحریک پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حیات سعدی کے دیباچہ میں سوانح نگار کا مقصد بیان کرتے ہوئے ایک انگریز دانشور کا قول نقل کرتے ہیں، بایوگرافی چلا چلا کر اور سمندر کے طوفان کی طرح غل مچا کر یہ آواز دیتی ہے کہ جاؤ اور تم بھی ایسے کام کرو۔ حالی حقیقت نگاری کی آڑ میں خوردہ گیری نہیں کرنا چاہتے، یعنی حقیقت نگاری کی آڑ میں خوردہ ہوتا تبرک یعنی کھایا ہوا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ واقعی کمزوریوں کو کہیں کہیں بیان کیا ہے، حالی نے اچھائیوں کو شعوری طور پر ابھارنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ایک جگہ لکھتے ہیں، مرزا کی لغزشیں خلقت کو دکھانی مقصود نہیں بلکہ انصاف اور حق پسندی کی شریف خصلت جس کے بغیر انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، مرزا کی مرزا کی ذات میں دکھانا مقصود ہے۔ کیونکہ جب ہم کوئی سوانح لکھتے ہیں تو اس میں اچھائی اور برائی دونوں لکھتے ہیں، لیکن یہاں حالی نے ان کی کیا ہے، اچھائی کو ابھار کر لکھا، اچھائیوں کو شعوری طور پر ابھارا ہے۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مرزا کی لغزشیں خلقت کو دکھانی مقصود نہیں، مقصد نہیں کہ ان کی لغزشیں، ان کی کمزوریوں کو دکھایا جائے بلکہ انصاف اور حق پسندی کی شریف خصلت جس کے بغیر انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، مرزا کی ذات میں دکھانا مقصود ہے۔ اس طرح حالی نے شعوری طور پر اپنی اصلاحی جذبہ سے مجبور ہو کر سوانح نگاری کے فن کو مجروح کیا ہے۔ یوں بھی حالی یادگار غالب میں غالب کی ادبی اور شاعرانہ شخصیت کو اجاگر کرنے اور ان کی طنز و ظرافت کے نمونہ پیش کر کے پزمردہ دل سوسائٹی کو خوشی کا موقع فراہم کرنے کی غرض سے لکھنا چاہتے تھے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، اگرچہ مرزا کی لائف میں کوئی بڑا کام ان کی شاعری اور انشا پردازی کے سوا نظر نہیں آتا، مگر صرف اسی کام نے ان کی لائف کو دارالخلافہ کے آخری دور کا مہتم بالشان واقع بنا دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس ملک میں مرزا پر فارسی نظم و نثر کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، اگر مرزا کی لائف جیسا کہ ہم آئندہ کسی موقع پر بیان کریں گے ان فائدوں سے خالی نہیں ہے جو ایک بایوگرافی سے حاصل ہونے چاہیے، لیکن ان فائدوں سے قطع نظر کی جائے تو بھی ایک ایسی زندگی کا بیان جس میں ایک خاص قسم کی زندگی اور شگفتگی کے سوا کچھ نہ ہو، ہماری پزمردہ دل سوسائٹی کے لیے کچھ کم ضروری نہیں۔ مذکورہ بالحقائق کے باوجود سوانحی نقطہ نظر سے ہم حالی کے اس کوشش کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سوانحی مواد اکٹھا کرنے اور انہیں توازن کے ساتھ پیش کرنے میں سائنسی نقطہ نظر اپنایا ہے۔ خطوط جو انسان کی نجی زندگی کے عکاس ہوتے ہیں ان سے مدد لی ہے اور غالب کے دوستوں اور قریبی تعلق رکھنے والوں سے حالات معلوم کیے، جیسا کہ دیباچہ یادگار غالب میں لکھتے ہیں، میں نے مرزا کی تصنیفات کو دوسرے سے مستعار لے کر جمع کیا اور جس قدر ان میں ان کے حالات اور اخلاق و عادات کا سراغ ملا قلم بند کیا۔ جو باتیں اپنے ذہن میں محفوظ تھیں یا دوستوں کی زبانی معلوم ہوئیں ان کو بھی ضبط تحریر میں لایا۔ سوانحی حصے سے قطع نظر یادگار کا تنقیدی حصہ بہت اہم اور قیمتی ہے۔ یادگار غالب سے پہلے شیفتہ کی گلشن بخار آزاد کی آب حیات تذکرہ نگار کی حد تک محدود ہے۔ آب حیات میں کچھ تفصیلی ذکر ملتا ہے، لیکن آزاد نے اپنے استاد ذوق کی شخصیت ابھارنے کی غرض سے غالب کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دی ہے۔ پھر شوخی زبان و بیان اور انشا پردازی کی ترنگ میں غالب کی شاعرانہ شخصیت کو
कामयाबी के साथ नहीं उभार सके। यादगार गालिब ही से गालिब शनासी की राह हमवार हुई और इनके कलाम के मुताला का ज़ौक़ बढ़ा। बकौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, इसे मिर्ज़ा की खुशनसीबी समझा चाहिए कि इन्हें हाली जैसा शागिर्द नसीब हुआ, जिसके कलम ने इनकी शायरी और जिंदा दिली के पैगाम जदीद हिंदुस्तान के कानों तक पहुंचाया। आज गालिबियात से मुतालिक बेशुमार किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। गालिब की शख्सियत का नफ्सियाती तज्जिया करके इनकी जहनी कैफियत और इनके दिल के नहाखानों में झांकने की कोशिश की गई है। फिर भी यादगार गालिब मुकाम इम्तियाज़ पर खड़ी है। कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन यादगार गालिब के है मुकाम इम्तियाज़ पर खड़ी, यानी अव्वल नंबर पर खड़ी है, सबसे आगे खड़ी है। गालिब से मुतालिक लिखी जाने वाली कि तमाम किताबों में इससे मदद ली गई है। यादगार गालिब की अव्वलियत की तरफ इशारा करते हुए शेख मोहम्मद अकराम लिखते हैं, इनकी दिलफरेब शख्सियत और शायराना अजमत को पहली मरतबा हाली ने बेनकाब किया, जो अलीगढ़ का रुकन रकीन था और जिसकी तारीफ यादगार गालिब में इस तहरीक और इसके रहनुमाओं के मियाना रवि, वाक़यात पसंदी, लंतरानियों से इज्तनाब, ये सब बातें पूरी तरह सब पर आया नहीं। सवाना निगारी के लिए जिस अतदाल और तवज़ुन की ज़रूरत होती है, वो हाल ही में बदरजा उत्तम मौजूद था। यही वजह है कि इनकी तमाम तसनीफ़ात की तरह इस किताब में भी हमें अतदाल व तवाज़ुन नज़र आता है। गालिब से अपनी अक़ीदतमंदी के बावजूद अब्दुर्रहमान बिजनौरी की तरह दीवान गालिब को वेद मुक़द्दस या इल्हामी किताब करार देते और ना ही लतीफ़ की तरह गालिब की अजमत का सरे से इनकार करते हैं, बल्कि वो इसे एक ऐसे अजीम शायरी की तख्लीक करार देते हैं जिसकी कदर इसके ज़माने ने नहीं की, लेकिन आने वाले ज़माने ने इसकी कदर ही में नहीं बल्कि इसे सबसे बड़े शायर की हैसियत दी। और इसमें किसी शबा की गुंजाइश नहीं कि गालिब शनासी का शऊर पैदा करने में यादगार गालिब का सबसे बड़ा हाथ है। यादगार गालिब अपनी ज़बान बयान की दिलकशी और शगुफ्तगी की वजह से भी इनकी दूसरी तसनीफ़ात के मुकाबले में इनफरादी शान रखती है। इनकी दूसरी किताब में जिस यकसानियत और खुशकी का एहसास होता है, इससे ये किताब पाक है। दो चार जगह लफ्ज़ी सकम और सकालत, सकम यानी खामी और सकालत यानी भारीपन, तो दो चार जगह लफ्ज़ी सकम और सकालत ज़बान, कुछ अंग्रेज़ी अल्फाज और नामानूस फ़करों के सिवा पूरी किताब एक नावल की हैसियत रखती है, यानी नावल की तरह दिलचस्पी से पढ़ी जा सकती है। अपनी दिलकशी व दिलचस्पी और इंशा की लताफत की वजह से उर्दू में एक बेशबहा इजाफा है। मौलाना शिबली जैसे बुलंद नक़ाद ने भी इस किताब की अजमत का एतराफ़ किया है, यानी इसे कबूल किया है, इसे माना है। वो एक ख़त में लिखते हैं, मिर्ज़ा गालिब के हालात और रिव्यू मौलवी साहब ने जिस तफसील से लिखे हैं, इसके बाद किसी और किताब की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला इस किताब का तनकीदी जायज़ा लेते हुए इस नतीजे पर पहुँचते हैं, खुलासा कलाम ये है कि यादगार गालिब इस मौजू पर जदीद तर सवाना उमरियों के बावजूद अभी तक मुकाम इम्तियाज़ पर खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह किताब पढ़ने के काबिल और दिलचस्प है और हर चंद के इसका तनकीदी हिस्सा सवाना उमरी से अलग चीज़ मालूम होती है। फिर भी यादगार गालिब एक अदबी किताब है जिसे अदब की तरह पढ़ा जा सकता है और जिसे पढ़कर वो हज़ भी हासिल होता है जो किसी अदबी किताब से ही हासिल हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।